सो वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स का दूसरा पार्ट जो है, दूसरा लेक्चर जो है वो लेकर के आए हैं। पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोगों ने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना, और इन सब के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के कर लिए थे, है ना। आज हम लोगों को बाकी जो बची कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, उनके न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो अब बची क्या है हमारी? मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। मेन तो यही तीन बची हैं। बाकी मैंने एक दो फार्मूले एक्स्ट्रा भी कराए थे, है ना, नॉर्मेलिटी के, थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया दे दूंगा मैं, बट तीन मेन बची हैं आज। तो आज फटाफट से हम उनके भी क्वेश्चंस करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले मोल फ्रैक्शन से। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2.82 ग्राम ऑफ glucose 2.82 gram of glucose is dissolved in 30 gram of water. 2.82 gram of glucose is dissolved in 30 gram of water. Calculate its mole fraction. Calculate its mole fraction. तो हमें ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं, उसको निकालना है, कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? जैसे आपको मान लो कोई कंपोनेंट है ए, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट ए है, मान लो सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, उसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे सॉल्यूट के आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ हमको किसका निकालना है? ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है। तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मतलब क्या? ग्लूकोज और दूसरी चीज़ क्या है? वाटर है, सॉल्वेंट इज वाटर। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पुट करना है। जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी हमको दो चीज़ें चाहिए अभी, नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के चाहिए और वाटर के चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे ही निकालते हैं, है ना। अब गिवन मास देखो ग्लूकोज का आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.82 ग्राम्स। और मोलर मास आप लोग ग्लूकोज का निकाल लो। मोलर मास कैसे निकलता है? जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। कार्बन का कितना होता है? 12, है ना। कितने कार्बन है? 6। प्लस हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है? 1, और 12 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, और कितने ऑक्सीजन है? 6, है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, इससे आपका मोलर मास आ जाएगा। कितना आएगा? लगभग 180 ग्राम। तो यहाँ हमने लिख दिया 180, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 282 अपॉन 180 इंटू 100, है ना, डेसिमल हटा दिया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ग्लूकोज के, ये आएंगे लगभग 0.0157 मोल्स। ये आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो ये आ गए ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स। सेम वे हम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेंगे, वो भी तो चाहिए हमें, है ना। इसका भी सेम फॉर्मूला लगेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब वाटर का देखो कितना दिया है मास? 30, है ना। और मोलर मास निकाल लो वाटर का कितना होता है? हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन 16, कितना? 18 ग्राम। तो 30 डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वाटर के, दैट विल बी लगभग 1.67 मोल्स। क्लियर है? तो पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब सिंपल है फॉर्मूला, ऊपर में लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? ये हैं 0.0157 अपॉन अगेन ग्लूकोज 0.0157 प्लस वाटर के कितने हैं? 1.67। तो
तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ग्लूकोज का, ये आएगा लगभग 0.991। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं मोल फ्रैक्शन पे। नोट कर लेंगे इसको, कर लिया? चलो मिटा देता हूं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में ना हमेशा ऐसे ही होगा, आपको सीधे सीधे डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स तो देंगे नहीं, वो लोग नंबर ऑफ मोल्स दे देंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, है ना। तो वो थोड़ा सा यही खेल खेलेंगे कि आपको मास दे देंगे, मास से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो बता दिया आपको। थोड़ा सा और खेलना हो तो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ethanol, calculate the mole fraction of ethanol in toluene, calculate the mole fraction of ethanol in toluene having concentration of 30% by mass। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि आपको मास भी ना दें, आपको मास भी नहीं देंगे, आपको ऐसी कोई चीज़ दे देंगे, कोई दूसरी कंसंट्रेशन टर्म दे देंगे, मास परसेंट दे देंगे, मास बाय वॉल्यूम दे देंगे, है ना, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे देंगे। अब आपको उसकी मदद से कैलकुलेशन करनी है। तो ये भी आपको पहले बताया हुआ है, अभी पिछले वाले पार्ट में हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, याद हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। क्या बोला है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन टॉलीन, यानी कि इसको हम इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट हो गए। क्लियर है? अब क्या बोला है हमको? 30% बाय मास इनका सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, और कोई डेटा हमें गिवन नहीं है सिवाय इसके। इसी से हमको पता करना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना मास प्रेजेंट है। तो ये मैंने आपको बताया था कैसे ओपन करते हैं इसको, है ना। 30%, इसमें जो नंबर होता है, जो वैल्यू होती है 30, वो अमाउंट बताती है सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? इथेनॉल। तो 30 क्या मास परसेंटेज है, यानी कि 30 ग्राम आएगा। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो 30 ग्राम ऑफ इथेनॉल इन कितने सॉल्यूशन में होगा? ये परसेंटेज है तो आउट ऑफ 100 ही मान के चलेंगे, है ना। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 30 ग्राम हमारे इथेनॉल का मास है। तो ये आ गया सॉल्यूट का मास, है ना। ये चाहिए था आपको, सॉल्यूट का मास चाहिए था। और क्या? ये सॉल्यूशन का मास आ गया, है ना। अच्छा, सॉल्यूट 30 ग्राम है ना, और सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट कितना होगा? 100 में से 30 घटा दो तो 70 ग्राम आपका क्या होगा? 70 ग्राम आपका सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट कौन है? टॉलीन। ये चीज़ है। बस अब क्या करेंगे? सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है टॉलीन में, तो क्या होगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होगा फॉर्मूला। तो हमें कुल मिला के क्या क्या निकालना है? इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और टॉलीन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास करके। तो इथेनॉल का गिवन मास कितना दिया हुआ है? कितना है? गिवन दिया हुआ नहीं है, आपने निकाल लिया था 30 ग्राम। ये इथेनॉल का गिवन मास होता है। मोलर मास आप इथेनॉल का निकाल लो, है ना। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। आपको फॉर्मूला देंगे एग्जाम में तो आप उससे निकाल सकते हो। कार्बन का कितना होता है? 12, और 2 कार्बन के एटम्स हैं यहाँ। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और कितने हाइड्रोजन हैं? 5, और ये 1, 6 हाइड्रोजन है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना आएगा? 16, 12 2 24, है ना। 24 प्लस 6 कितना होगा? 24 प्लस 6 30,
और 30 + 16 कितना होगा 46 ग्राम। तो ये है ये 30/46। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इथेनॉल के, है ना, वो तो कर लोगे आप। सेम वे टॉलिन क्या होता है, देखो टॉलिन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टॉलिन का। तो यहाँ से आप टॉलिन का निकाल लेना, कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12 × 6, है ना, 12 × 6, कार्बन 7 है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो 12 × 7 कर लेंगे, 6 कार्बन, एक 6 है और एक ये है ना, 7 कार्बन है ना टोटल, तो 7 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, कितने हाइड्रोजन है 5, 6, 7, 8। ठीक है, और बस यही तो है, 5, 6, 7, 8 का 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है और 7 कार्बन है। तो इससे निकल आएगा कितना आएगा, 8 × 1 = 8। ठीक है, 8 × 1 = 8 प्लस 12 × 7 = कितना होता है, 7 × 2 = 14, 1 7 × 1 = 7, 8, 84 + 8 कितना होगा, 84 + 8, 84 + 6 = 90, 90 में 2 92, ये होगा, है ना। 84 + 8 कितना होता है, 84 + 8 92। ठीक है, तो कितना था 70 और मोलर मास कितना आया 92। तो बस ऐसे आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, ये आप निकाल के देख लेना कितना आएगा, है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। एक बार नंबर ऑफ मोल्स आपके आ गए तो अब आप फाइनली जो फॉर्मूला है इसमें इसको पुट कर देना, है ना। कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल के, 30/46 अपॉन 30/46 प्लस टॉलिन के कितने हैं 70/92। अब तो ये तो सिंपल गणित है आपकी, है ना, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, डिवाइड करके इसको ऐड कर लेना नीचे वैल्यूज़ को। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस ज़्यादा ये होगा कि आपको कभी मास देंगे, कभी मास भी ना देंगे तो आपको ऐसे कोई एक परसेंटेज बाय मास या ऐसा कुछ आपको दे देंगे, तो उसको आप ओपन करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को। हो गया ये, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो टर्म आती है देखते हैं कौन सी अगली टर्म। अच्छा, इसके अलावा एक पीपीएम और पीपीबी भी तो थी आपकी, है ना, वो मैंने बोला ही नहीं था आपको। पीपीएम, चलो पीपीएम पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। पीपीएम क्वेश्चन है, अ वाटर सैंपल कंटेन्स 3 milligram of dissolved oxygen, 3 milligram of dissolved oxygen per 1000 gram of sample, per 1000 gram of sample. Calculate its concentration in parts per million. Calculate its concentration in parts per million. ये क्वेश्चन है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, सबसे पहले पार्ट्स पर मिलियन मैंने आपको बताया था, ये भी परसेंटेज, मास परसेंटेज की तरह ही होता है इसका फॉर्मूला, बस आउट ऑफ 100% नहीं, इसको हम 10⁶ से निकालते हैं। मिलियन क्या होता है, 10⁶ होता है ना। पीपीएम का इस्तेमाल कब करते हैं, जब सॉल्यूट बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में हो, यानी बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में हो। जैसा आप यहाँ वैल्यू से देख भी सकते हो, कितना ऑक्सीजन है, 1000 ग्राम सैंपल है आपके पास, उसमें कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है, 3 मिलीग्राम। ध्यान रखना मिलीग्राम है, ये ग्राम से भी छोटा होता है मिलीग्राम, है ना। तो पीपीएम से निकालना है, चलो सिंपल है फॉर्मूला। पीपीएम का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला सेम टू सेम मास परसेंट की तरह ही होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, बस 10⁶ आ जाएगा इनटू 100 की जगह। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास कितना दिया है, 3 मिलीग्राम। अब ध्यान देना मिलीग्राम में है, हमें किस में लेना है, जनरली ग्राम में, ताकि यूनिट एक जैसी रहे, है ना। तो मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे उसको, है ना। छोटी यूनिट से बड़ा कुछ करते हैं तो डिवाइड करते हैं, है ना। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 ग्राम,
1000 ग्राम हो गया हमारा, इंटू 10 की पावर 6। अभी तो सिंपल है, इसे आप सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा ये 3/1000 इंटू 1000/1 है नीचे, तो ऊपर जाके 1/1000 हो जाएगा, है ना। और ये 10 की पावर 6 है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो है ना आपके, तो ये सीधे सीधे यहाँ से 3 ज़ीरो कट जाएंगे और यहाँ से 3 ज़ीरो कट जाएंगे। कितना आंसर आएगा, 3 ppm। कितना आंसर आएगा, 3 पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ppm में। और देख लो एक आध क्वेश्चन, आपको आइडिया हो जाएगा। A 400 ग्राम body lotion, a 400 ग्राम body lotion has 0.1 gram of fluoride, has 0.1 gram of fluoride. Find concentration in parts per million. Find the concentration in ppm, that is parts per million. सेम है जैसे ऊपर वाला किया है, गिवन मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो क्या बोला है, 400 ग्राम बॉडी लोशन है आपके पास। एक कोई बॉडी लोशन होते हैं जो हम लगाते हैं, है ना, 400 ग्राम क्वांटिटी में वो लोशन है आपके पास, जिसमें 0.1 ग्राम हमारे पास उसमें क्या है, फ्लोराइड है, फ्लोरीन फ्लोराइड के आयंस हैं। तो हमें उसकी कंसंट्रेशन पता करनी है, यानी कि ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया आपका, क्लियर मेंशन है। और ये पूरा लोशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो उसके अंदर, लोशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो सबका मास बताया है टोटल। तो गिवन मास कितना है, 0.1 ग्राम में है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये कितना होगा, सॉल्यूशन का मास 400 इंटू क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर 6, डेसिमल हटा दिया यहाँ से तो 1 रह गया, नीचे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये हो गया, है ना। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, कितना बचा ऊपर में, 6 में से 3 ज़ीरो हटा दो तो 3 ही बचा, है ना। नीचे क्या बचा, 4, यानी कि सीधे सीधे 1000/4, सीधे सीधे क्या बचा, 1000/4। इसको कर लो सॉल्व, आ जाएगा आंसर। 2 1 जा और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 00, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 250 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ppm के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। तो ये हो गया ppm। अब ppm के अलावा एक और टर्म थी ppb। अब देखो ppb के अलग से कोई ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकल करने की, ppb ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ppb में 9 आ जाता है बस, पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन इज 10 की पावर 9, तो इसलिए उसमें ज़्यादा फ़र्क कुछ आएगा नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें भी आएंगे, है ना। आगे मान लो तो वैसे तो आपकी बुक में ppb का जिक्र है नहीं, तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं है, बट आगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9 आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो टर्म आती है वो है मोलैरिटी। नाउ मोलैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी हैं, आपको करना आना चाहिए। जो 3 टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वन इज़ मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड थर्ड वन इज़ मोलैलिटी, क्योंकि इन तीनों का अभी इस्तेमाल ना आगे बहुत होगा, और एक नॉर्मेलिटी भी है जो आगे यूज़ होगी काफ़ी। ठीक है, तो इतने आपको इनके क्वेश्चन तो बहुत ही प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। चलिए मोलैरिटी पे आते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं पहले डायरेक्ट। क्वेश्चन है 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, is dissolved in water and the solution is made up to 100 centimeter cube. The solution is made up to 100 centimeter cube in a flask,
ठीक है, एक फ्लास्क में इसको हमने बनाया है। बस कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है आपको, ऐसा क्वेश्चन है आपका। 2.46 ग्राम of NaOH is dissolved in water and the solution is made up to 100 centimeter cube in a flask. Calculate its molarity. तो क्या बोला है कि हमारे पास 2.46 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, मतलब ये सॉल्यूट का मास दे दिया आपको, जिसे पानी में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया है। कितना बनाया है? 100 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है, एक फ्लास्क के अंदर। कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। चलिए, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पूरा फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ है। तो दो चीज़ें चाहिए हमको, एक तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और क्या चाहिए? एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इन लीटर्स। तो डायरेक्ट मैं यहीं पर पुट कर देता हूँ सारी वैल्यूज़। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे आप? गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। गिवन मास देखो दे ही रखा है आपको, कितना है? 2.46 ग्राम। और मोलर मास निकाल लो आप NaOH का। अब देखो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मासेस तो और एटॉमिक नंबर तो याद ही होने चाहिए। सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, कितना हो गया? 23 प्लस 1 इज 24 एंड 24 प्लस 16 कितना हो गया? 24 से 34, ठीक है, इस 40, कितना हो गया? 40 ही हुआ, है ना, 40, यानी कि 2.46 अपॉन 40। इससे आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर्स में, ये भी ध्यान रखना है। वॉल्यूम आपको कहाँ दी है? देखो लिखा तो है मेड अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन अ फ्लास्क। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। भाई वॉल्यूम की सिर्फ लीटर मिलीलीटर यूनिट नहीं होती। वॉल्यूम निकालते कैसे हम किसी भी चीज़ का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं ना, वो भी एक यूनिट होती है। तो इसलिए कभी कभी आपको कोई दूसरी यूनिट भी दे सकते हैं, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। कितनी दी है वॉल्यूम? 100। अब हमको उसको कन्वर्ट करना है किस में? लीटर में। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? 1 ml के बराबर होता है, सीधी सीधी भाषा में। यानी आपको वो ml में दी है 100 ml, और ml से लीटर के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2.46 अपॉन 40 इंटू ऊपर जाके ये हो जाएगा 1000 अपॉन 100। ये 0 से 0 कट गए दोनों, एक 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 2.46 अपॉन 4 से कर लो डिवाइड। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1.23 अपॉन 2। इसको आप डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? ये आएगा लगभग 0.615। ये आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे, 0.615 आएगा। यूनिट क्या होगी? क्या होती है मोलैरिटी की यूनिट? मोल्स पर लीटर। यूनिट के बिना आंसर अधूरा माना जाता है, तो ध्यान रखना है, यूनिट लिखना नहीं भूलना है आपको। तो ये हो गया क्या इसका आंसर। ओके, आगे बढ़े। समझ में आ गया कैसे करेंगे? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A commercially available sample of sulfuric acid, a commercially available sample of sulfuric acid is 15% by weight। अब वेट मास एक ही बात है, फिलहाल के लिए हम अर्थ की बात कर रहे हैं। इज 15% बाई वेट, यानी मास परसेंटेज दे रखी है आपको उन्होंने। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी भी दे रखी है आपको। डेंसिटी आते ही समझ जाना कि कुछ ना कुछ खेल होगा वॉल्यूम का। जितनी दी है आपको डेंसिटी ग्राम पर ml में, ये वैल्यू आपको दी हुई है। बस कैलकुलेट क्या करना है? मोलैरिटी। कैलकुलेट द मोलैरिटी।
ठीक है, तो ट्राई करके देखिए आप लोग, वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार अटेम्प्ट करके देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सा लगना है ना। एक बार सॉल्व करके आप इसको देखो एक बार। चलो करें, चलिए तो कैसे करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दो चीज़ें चाहिए हमें। पहले नंबर ऑफ मोल्स पे आते हैं। चलो नंबर ऑफ मोल्स ये निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के, है ना। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे आपका, क्या बोला है देखो, एक कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब सीधे सीधे आपको सॉल्यूट दे रखी है यहाँ, क्या है सॉल्यूट, H2SO4। इसके नंबर ऑफ मोल्स पहले हमें निकालने हैं। कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास बाय मोलर मास, ये होता है फॉर्मूला इसका। अब कितना दिया है मास H2SO4 का? H2SO4 का मास तो दिया ही नहीं है, कैसे करेंगे पता? अरे भाई ये दिया है ना आपको, क्या बोला है, सॉल्यूशन क्या है, 50% बाय वेट है। अब ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है ऑलरेडी कैसे इसको खोलते हैं। 15% बाय वेट या 15% बाय मास का मतलब 15 ग्राम ऑफ H2SO4 कितनी होगी, 15 ग्राम H2SO4 होगी कितने में, आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम H2SO4 है। तो यहाँ से आपका गिवन मास आ गया, कितना आ गया सॉल्यूट का गिवन मास, 15 ग्राम। मोलर मास निकाल लेंगे H2SO4 का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ, प्लस सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास, एक एटम का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। 32 + 2 कितना होता है, 34, है ना। 34 और 16 4 जो कितना होता है, हैं 4 6 24, ये आएगा आपका 1 लगभग 98 आएगा आपका आंसर। ये आप करके सॉल्व करके देख लेना। मुझे याद है ऑलरेडी H2SO4 का मोलर मास जो है, पर ये तो आप निकाल ही सकते हो, सिंपल है। कितना आएगा 98, तो ये आ गया 98। तो एक चीज़ आपने निकाल ली, नंबर ऑफ मोल्स। अब आप चाहो तो उसको वहीं डिवाइड करके उसके फाइनल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, या फिर काटना पीटना है ही तो एक साथ करो तो बेटर है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया। और क्या चाहिए, वॉल्यूम भी तो चाहिए हमें, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन की। क्या आपको वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन की? इससे हमने ओपन किया था तो देखो ये आ गया था 100 ग्राम सॉल्यूशन। बट प्रॉब्लम क्या है, ये सॉल्यूशन का क्या है, ये मास आया है और हमें चाहिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन में, वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला, इसलिए तो डेंसिटी दी है, यहाँ पे डेंसिटी लगा देंगे। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मास बाय डेंसिटी। अब मास कितना है सॉल्यूशन का, 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दी है, 1.10, ये डेंसिटी है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, कितनी आएगी, लगभग 90.9 क्या, ml। क्यों ml, क्यों, क्योंकि देखो डेंसिटी की यूनिट क्या है, ग्राम पर ml। ठीक है, तो वॉल्यूम भी ml में आएगी। ये मैंने एम्फेसिस क्यों दिया ml पे, क्योंकि हमको वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में, यानी 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया फाइनल डेटा। अब इसे आप डिवाइड कर लो, ये ऊपर जाके 1000 बाय 90.9 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लोगे, आपकी फाइनल मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप करके देख लेना, पॉज करके मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, चेक कर लेना फिर आप कि सही आया कि नहीं आपका आंसर। ये आएगा लगभग 1.68 मोलर, है ना। मोलर भी बोल देते हैं कई बार, और नहीं तो मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं। तो आप लोग यूनिट लिखो, ज़्यादा बेटर है। ये तो मेरे को आदत है ऐसे मोलर लिखने की, तो हम ऐसे भी लिख देते हैं। हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ऐसे पता होना चाहिए। चलिए मिटा दूं। तो मोलैरिटी पे भी बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्या दिक्कत है इसमें।
बस थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें नहीं दी होंगी तो वो आपको दूसरी तरह से पता करनी पड़ेंगी, और वो मैंने तरीका आपको पहले ही सिखा दिया है ना, ये चीज़। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार कि जहां आपको मोलैरिटी पहले से दे देंगे। अब देखो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला है भाई, ये तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको एक यही दो चीज़ें दे के ये निकाल लें बोले। कई बार आपको ये दे देंगे, है ना, ये दे देंगे, ये दे देंगे, और ये निकालने बोल देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो तो फिर वही वाली बात है कि फॉर्मूला आपको पता दिया है, उसमें से जो निकालना हो उसको इधर रख लो, बाकी चीज़ उधर भेज के आंसर आ जाएगा। अब क्या होता है कई बार ना, मोलैरिटी किसी क्वेश्चन में उन्हें देना होता है तो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देते हैं। जैसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरे पास 2 मोल्स पर लीटर का सॉल्यूशन है। कई बार ना कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, मोलैरिटी टर्म्स, जैसे कि बोल देंगे मेरे पास एक सेमी मोलर सॉल्यूशन है, सेमी मोलर है। जैसे बोल देंगे मेरे पास एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है, या सेंटीमोलर, या एमसीक्यूज में बोल सकते हैं कि एक मेरे पास डेसीमोलर सॉल्यूशन है तो बताओ उसकी मोलैरिटी क्या होगी, है ना, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, बाईमोलर, मोलर, सिंपली मोलर। इनका मतलब क्या होता है, इन सारी टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। तो देखो कभी भी ऐसे लिखा आ जाए, जैसे कहीं भी मोलर लिखा हो, मोलर, सिर्फ मोलर, तो उसका मतलब मोलैरिटी 1 है, इसका मतलब मोलैरिटी है 1 मोल्स पर लीटर, ठीक है। बाईमोलर ये तो समझ ही गए होगे, बाई मतलब 2 मोल्स पर लीटर। अच्छा, सेमी मोलर, सेमी मतलब क्या होता है, आधा। सेमी मोलर मतलब मोलैरिटी क्या है, m/2, या फिर कितनी होगी 0.5 मोलर, ठीक है, आधा मोलैरिटी का 1/2 कर दो तो 0.5 ही तो हुआ। डेसी मतलब क्या होता है, 1/10, है ना, यानी कि कितना 0.1 मोलर। सेंटी कितना होता है 100, या 0.01। मिली क्या हो जाएगा 1000, 1/1000, या 0.001 मोलर। क्लियर है। तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको माइंड में रखना आप अपने, इनको पॉज करके लिख लेना। अभी हम आगे कभी क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो मोलैरिटी ऐसा नहीं है कि यहाँ हो गई बस 2 क्वेश्चन हो गए और ख़त्म, ऐसा नहीं है। मोलैरिटी तो अभी चलनी है आपकी, पूरे सिलेबस में है आपके। अभी अगला चैप्टर है, वहाँ भी मोलैरिटी के साथ आपको पाला पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आएंगी आगे। क्लियर है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़े अब, चलिए अब चलते हैं अगली टर्म की तरफ, जिसका नाम है मोलैलिटी। ठीक है, इसी का मोलैरिटी का ही छोटा भाई मोलैलिटी। मोलैलिटी, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सीधे सीधे बोला है, मोलैलिटी निकालना है सॉल्यूशन की, कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट dissolved in 500 ml solution। 500 ml सॉल्यूशन, डेंसिटी आपको दे रखी है सॉल्यूशन की 1 ग्राम पर ml। ये है क्वेश्चन। चलिए सोचिए कैसे करेंगे इसे। इसको ट्राई करके देखेंगे कैसे होगा। चलो, तो क्या बोला है, हमको एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें 20.7 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट है। पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है, K2CO3। अब ये फॉर्मूले डिड्यूस करना तो अब आपको आ जाना चाहिए, है ना। आप 12th में हो, अब आप लोग ये तो 10th में सिखाते हैं, 9th में सिखाते हैं, ये तो 10th में भी नहीं।
तो पोटेशियम कार्बोनेट है मेरे पास 20.7 ग्राम का, जिसको डिसॉल्व किया है मैंने एक 500 ml के सॉल्यूशन में, यानी सीधे सीधे वॉल्यूम दे दिया है सॉल्यूशन की, निकाल डेंसिटी भी दे रखी है, कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर तो सेम रहता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में बस क्या होता था मास ऑफ सॉल्वेंट होता था, और वो भी किस में, केजी में। ये एक ओनली डिफरेंस है नीचे वाली वैल्यू का मोलैरिटी से जो इसको अलग करती है। चलिए तो क्या करेंगे, सेम तरीका यहाँ भी है, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। तो गिवन मास कितना दे रखा है 20.7 ग्राम। मोलर मास आप निकाल लो K2CO3 का, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है एटॉमिक नंबर, उसका डबल करोगे आप +1 39 समथिंग कुछ आएगा। तो ये आप निकाल लेना, मैं बता दे रहा हूँ अभी, ये आएगा 138। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हो सकता है एग्जाम में आपको एटॉमिक मास इंडिविजुअली सबके दे दिए जाएंगे, पर नहीं दिए जाएं तो भी मैंने आपको बोल रखी है चीज़ कि आप लोग किसी के भरोसे मत बैठो, आप फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के तो याद ही कर लो मास, है ना। तो ये आएगा 138। अब आते हैं नीचे की वैल्यू पे, नीचे क्या है, इसको यहाँ क्यों लिखा है, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स 20.7 अपॉन 138। अब इसको आप चाहो तो वहीं डिवाइड कर लो, और या फिर सीधे बाद में ही एक साथ काटा पीटी कर सकते हो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए अब हमको, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए हमको केजी में। अब ये कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, देखो सबसे पहले तो हमको दिया क्या है, ये देखो क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम दी है, और वो भी सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, ध्यान रखना, और डेंसिटी भी दे दी है हमको, किसकी, सॉल्यूशन की। तो एक काम करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, मास हमें पता नहीं है किसका, सॉल्यूशन का, ध्यान रखना सॉल्यूशन का मास है ये, है ना, अपॉन वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है 500। तो एक ही बात है, सॉल्यूशन का मास भी कितना आ गया 500 × 1 कितना होगा 500 ग्राम, ml क्यों लिख रहा हूँ मैं, 500 ग्राम। तो ये आ गया सॉल्यूशन का मास 500 ग्राम। अब भाग के सीधे ये वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर देनी है कि भाई 500 ग्राम आ गया लिख दिया यहाँ, नहीं, ये किसका मास है, ये सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूशन का मास है। हमें किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 500 ग्राम, हमको किसका चाहिए मास, सॉल्वेंट का चाहिए। कैसे निकालोगे, अरे भाई 500 इज टोटल सॉल्यूशन का मास, उसमें से सॉल्यूट का माइनस कर दो, 500 में से 20.7 घटा दो, नहीं तो आ जाएगा आपका सॉल्वेंट का मास, कितना आएगा, ये आएगा लगभग 479.3 ग्राम, 479.3 ग्राम। तो देखो बस यही करते हैं वो लोग, बस यही खेल खेलते हैं, छोटी मोटी चीज़ें आपको ऐसी घुमा के दे देंगे कि आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं है। तो ये आप प्रैक्टिस करते करते ना आपको ये चीज़ भी आने लगेगी। तो हमने क्या किया, सॉल्वेंट का मास निकाल लिया, सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को माइनस करके कितना आया 479.3, किसमें है, ग्राम में, जबकि मास किस में चाहिए, केजी में। तो क्या करेंगे, ग्राम से केजी के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, बस। अब तो सिंपल गणित है आपकी। अब ये भी ना कर पाओ आप अगर, तो फिर तो दिक्कत है ना। इतना तो अब आपको आना ही चाहिए, अब इतना कोई काट पीट के आपको थोड़ी ना दिखाएगा। अब आप 12th में हो तो बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आनी ही चाहिए, तो काटा पीटी करके आपको आंसर तो निकालना ही पड़ेगा इसका फाइनल। तो उसको सॉल्व करके देख लेना आप लोग, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, लगभग इतना आएगा, और यूनिट क्या होगी, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घुमाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको इस तरह से कर सकते हैं। चल आगे बढ़ें, चलो एक आध और करके देख लेते हैं।
2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड is dissolved in 75 gram of benzene. So 2.5 gram of ethanoic acid is dissolved in 75 gram of benzene. Calculate molality. ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ऐसा घुमाने वाली बात है नहीं, सीधे सीधे आपको सॉल्यूट का भी मास दिया हुआ है। सॉल्यूट क्या है यहाँ? इथेनोइक एसिड लिखा है ना। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन, मतलब ये सॉल्यूट है और बेंजीन सॉल्वेंट है, दोनों का मास दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे सीधे आ जाएगा। चलो पहले आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला हमने लगाया। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं? इथेनोइक एसिड के। कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। तो गिवन मास कितना दिया है? 2.5। अब बात आती है मोलर मास की, तो भाई निकाल लो। इथेनोइक एसिड आप लोगों ने 10th में पढ़ी होगी, एसिटिक एसिड का ही दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका आप लोग निकाल लेना। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कार्बन का 12 होता है और 2 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 1। और कितना हाइड्रोजन है? 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना आएगा? 12 2 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 16 2 जा 32। 32 प्लस 4 कितना होता है? 36, है ना। और 36 प्लस 24 कितना होगा? 60, है ना। कितना होगा? 60 ग्राम। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमें केजी में, तो सॉल्वेंट का मास दिया है 75 ग्राम और ग्राम में दिया हुआ है, केजी के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। बस अब इसको आप सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा ऊपर जाके 1000/75, डेसिमल हटा दो, नीचे एक 10 और लगा दो, 25 हो जाएगा वो। बस इसे आप सॉल्व कर लेना तो मोलैलिटी आ जाएगी, ठीक है। कितना आएगा? लगभग इतना आंसर आएगा मोल्स पर केजी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरह से हम मोलैलिटी के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब क्या बचा है? अब आपके पास देखो 2 टर्म्स और रह गई हैं। एक रह गई है नॉर्मेलिटी और एक रह गई है फॉर्मेलिटी, है ना। फॉर्मेलिटी तो पूरी मोलैरिटी की तरह ही है, उसमें कुछ फर्क ही नहीं है। वर्ड अलग है, टर्म बस अलग है, अदरवाइज सेम। फॉर्मूला भी सेम है उसका, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है ऑलरेडी उसका। बस नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ फॉर्मूला मास बोल देते हैं, है ना। फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कैसे निकलता है? वैसे ही सेम टू सेम जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास मोलर मास को ही बोलते हैं। सिंपल वर्ड में फॉर्मेलिटी हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो उसकी और मोलैरिटी में कोई अंतर है नहीं ऐसा। हाँ, नॉर्मेलिटी है एक जो थोड़ी अलग टर्म है। तो नॉर्मेलिटी में ऐसा है कि देखो, नॉर्मेलिटी ज़्यादातर हम अप्लाई करते हैं आयनिक सॉल्यूशंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, एसिड के लिए, बेसिस के लिए, सॉल्ट्स के लिए, उन पे ये ज़्यादा अप्लाई होती है। तो नॉर्मेलिटी के बारे में हमको ऑलरेडी पढ़ना ही है 2nd चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो रादर बेटर ये रहेगा कि हम उसको वहीं पढ़ लेंगे सीधा, वहाँ न्यूमेरिकल्स करेंगे ही हम, तो वहाँ अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे भी इस चैप्टर में नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस दिए भी नहीं है ना, मोलैलिटी तक ही है। तो ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिए, है ना। 2 पार्ट में आपको ये मिल जाएंगे। एक पार्ट में कुछ के कराए थे, दूसरे पार्ट में बचे हुए टर्म्स के करा दिए हैं। अब ये दीज आर नॉट सफिशिएंट इनफ कि आप इनको करके आप एग्ज़ाम में चले गए और बस कि अब तो हम सब सॉल्व कर लेंगे, नहीं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी। आप कोई भी गाइड्स परचेस कर लीजिए, आप इंटरनेट पे देख लीजिए, बहुत सारे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, है ना। सैम्पल पेपर्स निकाल लीजिए आप, तो उनसे आप जितना हो सकता है उतना ज़्यादा सॉल्व करके देखिए। एनसीईआरटी में तो दिए ही हुए हैं, है ना, उन्हें भी करके देखिए आप। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये
आपकी पकड़ इसमें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत हैं 12th क्लास में, तो आदत डालनी है इस चीज़ की, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल से आप बचोगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, न्यूमेरिकल सारे पूरे हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अगले टॉपिक पे चलेंगे और अब मेन चीज़ पे आएंगे हम, दैट इज़ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। यही चीज़ है जो इस चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़नी है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना चीज़ कर सकते हो। चलिए।